विद्यालय ईंट पत्थरों से निर्मित केवल एक जड़ संरचना भर नहीं है, अपितु वह काल की यात्रा का मूक साक्षी भी है। वह पीढ़ियों के शिक्षा संस्कार की धुरी है, आधारशिला है, लोक की प्रेरणा है, ऊर्जा का उत्स है। वह उत्साह एवं निर्माण का वह गरिमामय रचना स्थल है जहाँ समाज एवं देश का भविष्य अपने सुखद सपने बुनता है। विद्यालय के कण कण में समय का स्पंदन है। शिक्षा, कला, संस्कृति, भाषा, कृषि, इतिहास आदि लोक क्षेत्रों की ज्ञान धारा का वह संवाहक और रचना धर्मिता को स्नेह संबल दे दृढ़ता प्रदान करने वाली पावन भूमि है। वह दो पीढ़ियों के बीच ज्ञान व समझ की संपदा का सहकार सेतु है। वह समुदाय एवं लोक का सांस्कृतिक केंद्र बिंदु है तो शैक्षिक साधना का तपस्थल भी। सामाजिक चेतना का ध्वजवाहक है तो वैज्ञानिक सोच का विकास पथ भी। वह संस्कृति का प्रवाहमान अजस स्रोत है तो कौशल विकास की कार्यशाला भी। कह सकते हैं कि विद्यालय और लोक का संबंध परस्पर पूरकता का है। दोनों एक दूसरे से जीवन सत्व ग्रहण करते हैं। इसीलिए बच्चों के लोक संस्कार में विद्यालय की महती भूमिका सर्वस्वीकार्य है। लोक जीवन कला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, गीत, नृत्य, गायन, वैद्यकी, किस्सागोई, कृषि एवं पशुपालन तथा जल संरक्षण की ज्ञान संपदा में धनी है। हालांकि पिछले कुछ दशकों से बाजार की जगमगाहट और चकाचौंध से लोक जीवन भ्रमित हुआ है और नई पीढ़ी में लोक की अमूल्य धरोहर को संभालने के प्रति कोई अनुराग व समर्पण दिखाई नहीं देता। अपवाद स्वरूप कुछ जुझारू व्यक्तित्व तो हैं जो लोक कला को बचाने की मुहिम में सन्नद्ध अवश्य हैं पर अत्यल्प हैं। बाजार द्वारा सुनियोजित तरीके से लोक की धरती को पिछड़ेपन की निशानी सिद्ध कर दिया है। इसलिए लोग व्याकुल विवश हो हीनता ग्रंथि की मना स्थिति में कैद है और नागरी अभिजात्यता स्वीकारने को आतुर उत्कंठित भी। ऐसी स्थिति में विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह बच्चों को न केवल लोक के गौरव से परिचित कराएं, अपितु लोक ज्ञान एवं कौशल से जोड़ने के उपाय भी सोचे, नवल रास्ते तैयार करें। विद्यालय लोक कला के प्रशिक्षण, कार्यशालाओं के आयोजन, लोक कलाकारों के साथ संवाद एवं साक्षात्कार तथा सम्मान, लोक उत्सवों को विद्यालय में संपन्न कराने जैसी पहल कर बच्चों को अपनी माटी से जोड़ लोक के प्रति रागात्मक भाव उत्पन्न कर सकता है। मुझे खुशी है कि बहुत से विद्यालय इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं जब बीआरसी नरैनी बादा में हिंदी भाषा के सह समन्वयक पद पर कार्यरत था तो लगभग 10 वर्ष के कार्यकाल में इन अनुभवों से गुजरना हुआ। कुछ उदाहरण सामने रखता हूँ। एक बार एक प्राथमिक विद्यालय जाना हुआ। प्रधानाध्यापक से औपचारिक कार्य पूर्ण करने के उपरांत मुझे एक कक्षा में ले गए और बच्चों से बातचीत करने का अनुरोध किया। बच्चों से बातें करना और उनके अपने अनुभव सुनना मुझे हमेशा से प्रिय रहा है। संयोग से वह हिंदी की बेला थी। मैं बच्चों से बातचीत आरंभ करता कि इसके पहले ही वहां उपस्थित अध्यापक ने हिंदी का एक पाठ खोलकर सामने रख दिया और पूछा कि इसे कैसे पढ़ाया जाए। वह पाठ लोकगीत पर था, किंतु वहां पृष्ठ पर कोई लोकगीत मुद्रित न होकर वर्गाकार रिक्त स्थान था। नीचे निर्देश अंकित थे कि शिक्षक और बच्चे अपने गांव में प्रचलित कोई लोकगीत लिखें और उस पर गतिविधि करें। हालांकि वह पाठ मैं पहली बार देख रहा था, किंतु प्रस्तुति के लिए सहज रूप से तैयार हो गया। कारण यह था कि मेरी माताजी श्रीमती रमाबाई दीक्षित लोकगीतों, विशेषकर वैवाहिक गीत गाने में सिद्धहस्त थीं और मैंने उनसे सुनकर बहुत सारे गीत कंठस्थ कर लिए थे। मैंने तुरंत एक गारी ब्लैक बोर्ड में लिखी जिसकी शुरुआती पंक्तियां हैं।
राम लखन मोहि दोनों पियारे, कहिका कहाँ बन जाई मोरे लाल। कही के बिना मुरी सूनी अयोध्या, कही के बिना चतुराई मेरे लाल। राम बिना मोरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिना चतुराई मेरे लाल। फिर इसे गाकर प्रस्तुत किया, फिर बच्चों से दोहराया। आगे इस पर बातचीत शुरू हुई तो हर बच्चे के पास ऐसे गीतों के अनुभव थे। मैंने उन गीतों को पुस्तक के साथ कॉपियों में भी लिखने के लिए सुझाव दिया। मैं बच्चों के चेहरे पर एक खास चमक देख पा रहा था, जो शायद उनकी भाषा बोली के गीतों को पुस्तक में स्थान एवं महत्व मिलने से उपजी थी। यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था कि समृद्ध लोक जीवन को विद्यालय से कैसे जोड़ा जाए। उन दिनों 18 नवंबर 2012 को स्थापित शैक्षिक संवाद मंच की देखरेख में 15 विद्यालयों में दीवार पत्रिका पर काम चल रहा था। आगे किसी महीने में एक जूनियर स्तर विद्यालय में नियमित पाक्षिक प्रकाशित होने वाली दीवार पत्रिका का एक अंक लोकगीत विशेषांक रखा। बच्चों के साथ बैठक कर लोकगीत के प्रकार एवं महत्व पर चर्चा की। बच्चों में उत्साह जगा। विभिन्न पर्वों एवं वैवाहिक संस्कार में गाए जाने वाले गीत एकत्रित कर दीवार पत्रिका का वह विशेषांक निकाला गया। तब पहली बार एक प्रयोग किया गया जो बहुत सफल रहा। दीवार पत्रिका को गांव के अंदर एक प्रमुख स्थान पर लगाया गया ताकि अभिभावक एवं अन्य ग्रामीण पढ़ सकें। इस पहल से उन बच्चों का दृष्टिकोण बदला जो इन गीतों को देहाती, गंवारू और पिछड़ा मानते थे। उस पूरी प्रक्रिया पर एक लंबा लेख तब मैंने लिखा था। इसके बाद मुझे जहाँ भी अवसर मिलता, मैं लोक की समृद्ध परंपरा की धारा को विद्यालय से अवश्य जोड़ता, चाहे वह शिक्षकों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम हो या चाहे समुदाय और अभिभावकों के साथ संपर्क संवाद। एक बात और स्पष्ट हुई कि बीते वर्षों में विद्यालय और लोक दोनों ने एक दूसरे के काम को शिक्षा एवं लोक जीवन से जोड़ने की कोशिश ही नहीं की। शायद इसी कारण लोक कौशलों यथा बांस से विभिन्न वस्तुएं बनाने, मिट्टी के खिलौने एवं बर्तन बनाने, जूट जिसे यहाँ सन या सनई कहते हैं से रस्सी, दरी, पाखरी बनाने, महिलाओं द्वारा तीज त्योहार के अवसर पर दरवाजे एवं दीवारों पर अल्पना एवं चित्रांकन करने, लोहे एवं लकड़ी के दैनंदिन एवं कृषि कार्य संबंधित औजार बनाने जैसे महनीय श्रम श्रद्धास्पद कार्यों से जुड़ाव एवं गौरव बोध न होकर हीन भाव एवं श्रम के प्रति उपेक्षा का भाव पनपा हुआ था। वे बसंत ऋतु में फूलों के मुस्कुराने महकने के दिन थे। खेतों में अलसी चनाट खेलियां कर रहे थे। मलय बयार में झूमती सरसों की फलियां झुनझुना सा बजने लगी थी। खेतों की मेड़ों पर भुनते होला की सौंधी महक से मुंह में चटपटा स्वाद घुला जा रहा था। ऐसे उल्लास भरे दिनों में एक सुबह मैं एक जूनियर स्तर के विद्यालय में कक्षा 8 के बच्चों से बात कर रहा था, पर बच्चे वार्तालाप में अपेक्षित सहयोग नहीं कर पा रहे थे। शायद ऐसी बातचीत का उनका पहला अवसर रहा हो। तब मैंने सुझाव दिया कि प्रत्येक दिन कक्षा में सभी बच्चे अपना और माता पिता के नाम, काम सहित परिचय साझा करेंगे और तुरंत कुछ बच्चों से प्रस्तुति करवाई। एक लड़की अपना और माता पिता का नाम बताकर रुक गई। पिता के काम के पूछने पर बताया कि कुछ नहीं करते, जबकि अन्य बच्चों ने बताया कि उनके पिता किसानी करते हैं। मेरे जोर देने पर उस लड़की ने सिर नीचा किए धीरे से बोला कि उसके पिता बांस की डलिया बनाते हैं। ऐसा कहते समय उसके चेहरे पर से दीनताहीनता से सना आत्मग्लानि का भाव रिसने लगा था। मैं चिंतित था कि अपने पिता के कला कौशल को गर्व से बताने के बजाय मैं शर्म से क्यों गड़ी जा रही है। मैं विद्यालय समय बाद एक शिक्षक के साथ उस लड़की के घर गया
और उसके पिताजी से भेंट कर एक दिन अतिथि के रूप में विद्यालय आकर बांस के बर्तन बनाने की प्रक्रिया पर बात करने का अनुरोध किया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, किंतु मेरे बार बार आग्रह करने पर मान गए और एक निश्चित दिन वह बांस का एक बड़ा टुकड़ा, पहले से तैयार कुछ बलिया, पंखा एवं कटे हुए पतले रेशे तथा बांका के साथ स्कूल पधारे। मैंने सभी बच्चों को पीपल के चबूतरे के पास एकत्रित किया और आए हुए उस कला साधक अतिथि को आसन दे स्वागत सत्कार कर परिचय दिया। इससे वे सहज हुए और उन्होंने काम लायक बांस की पहचान, उसको काटने, उसे फाड़ने, पतले रेशे निकालने और साफ चिकना करने तथा उनसे डलिया बुनने की पूरी प्रक्रिया बताई। बच्चों में उत्सुकता थी, वे सवाल भी कर रहे थे। कुछ बच्चों ने छोटी छोटी अनगढ़ ढीली सी टोकरियां भी बनाई। यह उनके लिए एक मजेदार और एक नए हुनर की सीख से भरा दिन था। मुझे अच्छी तरह याद है, बातचीत के अंत में वह लड़की दौड़कर सामने आई और सभी बच्चों से मुखातिब होकर जोर से बोली, ये मेरे पापा हैं। उस दिन उसके चेहरे पर गर्व और श्रम के महात्म्य का गुलाबी रंग खिल उठा था और लोक जीवन से जुड़े कला के पृष्ठ पर मानो इंद्रधनुष उतर आया था। इस दौरान कुछ अभिभावक भी आ गए थे। सभी ने कहा कि होली का त्योहार क्यों ना विद्यालय में मनाया जाए और रंग गुलाल लगाने, ठंडाई पिलाने के साथ फाग गायन किया जाए। शिक्षकों के साथ बातचीत हुई और सहमति बन गई। तैयारी शुरू हुई, फगुआरे खोजे जाने लगे। होली की छुट्टी से पहले विद्यालय में होली मिलन समारोह रखा गया। पीपल की छांव में दरियां बिछाई गईं, समुदाय परिसर में सिमटने लगा। ढोलक, हारमोनियम, मजीरा, झांझ के साथ लोक गायकों ने ईसुरी की बुंदेली फागों के गायन से श्रोताओं का मन मोह लिया। गुलाल लगा, ठंडाई पीकर सभी तृप्त हुए। लोक गायन, फाग, उमाह, चौती, कहरवा आदि गायन सीखने के लिए बच्चों में उत्साह एवं ललक जगी। मरती कला को मानो प्राण मिल गए। बाद में कुछ बच्चे लोक गायक बने और मंचों पर प्रस्तुतियां दे सराहना पाई। ऐसे दर्जनों समृद्ध प्रसंग है मेरे मानस में संरक्षित। जब विद्यालय ने लोक के साथ मिलकर बच्चों के सीखने के लिए कक्षा कक्षों की दीवारों में नई हवादार खिड़कियां खोली। वास्तव में लोक कला, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, लोक वाद्य और लोक संस्कार गीत अपने साथ मानव जीवन के विकास का इतिहास समेटे होते हैं। प्रकृति के साथ तादाद में होते हुए आनंद पूर्वक सहजीवन का पथ प्रशस्त करते हैं। पर दुर्भाग्य से नई पीढ़ी के लिए ये सब गंवारू और पिछड़ेपन का प्रतीक है। वे इनके महात्म्य से सर्वथा अपरिचित है। इसके लिए परिवार और समाज समान रूप से दोषी हैं। अभिभावक नहीं चाहते कि उनके बच्चे लोक जीवन से जुड़ें, करीब से देखें, समझें। उनके लिए ये अब निरर्थक हो, कालबाह्य हो चुकी हैं। हालांकि उनकी यह सोच एकांगी है, संपूर्ण परिदृश्य का केवल एक पहलू है। एक शिक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी अब महत्वपूर्ण हो जाती है कि बच्चों को सत्य से परिचित करा, उनको लोक संस्कृति से जोड़ें। मुझे एक रोचक संदर्भ स्मरण है। जब सह समन्वयक पद पर काम करने के दौरान मैंने अपने कार्य क्षेत्र के एक स्कूल, उच्च प्राथमिक विद्यालय बरेहंडा में बच्चों के साथ कुम्हारी कला पर वर्कशॉप की थी। विद्यालय में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक कला दक्ष व्यक्ति को चाक और तैयार की गई सनी मिट्टी के साथ आमंत्रित किया था। बच्चों में कौतूहल था और उस व्यक्ति में भी। पर मैं पूर्व में बच्चों के साथ इस प्रकरण पर बातचीत कर चुका था कि उनको क्या और कैसे बातचीत करना है। बच्चों ने अपनी समझ के अनुसार बर्तन बनाने वाले उस कला सिद्ध व्यक्ति से खूब सवाल किए। इससे एक समझ बनी। बाद में सभी बच्चों और स्वयं मैंने भी चाक पर बर्तन बनाए। चाक चलाना, मिट्टी को उस पर जमाना, पानी हाथ में लेते हुए मिट्टी को आकार देने का प्रयास करने में हम सभी बहुत आनंदित हुए।
एक साधारण सा कुल्हड़ बनाने में धैर्य से हाथों को कितना साधना पड़ता है, यह हम समझ पाए। कुल्हड़ दर्जनों बार बिगड़े या बेडौल बने, तब बच्चे समझ पाए कि यह कला है जिसको सतत साधना से ही सिद्ध किया जा सकता है। बच्चे श्रम के महत्व को भी समझ पाए। उनके चेहरों पर उस झुर्री वाले चेहरे एवं खुरदुरे हाथों वाले कलाकार के प्रति सम्मान और श्रद्धा की चमक भी दिखाई दी। बच्चों ने उनके सम्मान में तालियां बजाईं, साथ में फोटो खिंचवाई। तभी एक घटना हुई। बर्तन बनाने वाले का नाती राजेश कक्षा 8वीं का छात्र था। वह अपने बाबा से लिपट गया और रोते हुए बोला, बाबा, मुझे माफ करना, आप एक महान व्यक्ति हैं। हम में से कोई भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तब उस व्यक्ति ने कहा कि यह मेरा नाती है और हमेशा मुझे यह काम करने से मना करता था। कहता था कि यह खराब काम है, मत करो। इसने मुझे स्कूल आने के लिए भी मना किया था। कभी कभी मुझे भी लगता था कि इस काम से आखिर मुझे मिलता क्या है, पर आज के इस कार्यक्रम से यह बिल्कुल बदल गया है। मैं भी समझ पाया कि यह केवल काम नहीं है, बल्कि हमारी धरोहर है, कला है, जिसे बचाने और आगे की पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आज मैं बिल्कुल अलग प्रकार का सुख और संतुष्टि का अनुभव कर रहा हूँ। बाद में तमाम बिंदुओं पर भी बातचीत हुई। वर्कशॉप की समाप्ति के बाद मैंने देखा राजेश अपने बाबा के पीछे पीछे कदम दर कदम बढ़ाया जा रहा था, जैसे वर्तमान पुरातन लोक जीवन की उंगली पकड़े कला साधना की सीढ़ियां चढ़ रहा हो। पीपल के पेड़ पर बैठे सैकड़ों पक्षियों के कलरव से परिसर में मधुर संगीत बिखरने लगा था।